तो गरीबी की अगर बात करें तो तीन तरह की है, एक तो एब्सोल्यूट, रिलेटिव और सब्जेक्टिव। एब्सोल्यूट पॉवर्टी है सेवियर डिप्रीवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स, जहाँ पर आपके पास बेसिक ह्यूमन नीड्स ही नहीं है। बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये भी डिफर करता है, लेकिन फॉर श्योर फूड तो होने वाला है। रोटी कपड़ा मकान हम बोल सकते हैं, यानी क्लोथिंग, है ना। रोटी मतलब फूड, कपड़ा मतलब क्लोथिंग, मकान मतलब शेल्टर। ठीक है, तो रोटी कपड़ा मकान अगर ये नहीं है तो आप एब्सोल्यूट पुअर हैं। ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी और सब्जेक्टिव पॉवर्टी क्या होती है? तो हाउस होल्ड इनकम लोअर दैन दी मीडियन इनकम। अब मीडियन इनकम क्या है? तो मीडियन इनकम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूरे कंट्री की एक नेशनल इनकम मतलब एक एवरेज इनकम निकाल दूं कि भाई पर कैपिटा पर मंथ इनकम, पर कैपिटा मतलब एक आदमी एक महीने में कितना अर्न करता है, तो वो मैं फॉर एग्जांपल निकाल दूं कि महीने का 7,000। ठीक है, ये या फिर 6,000, एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई ऐसा एग्जैक्ट डेटा नहीं है कहीं से जो मैं कोट कर रहा हूँ, तो मान लेते हैं 6,000 है। तो इस 6,000 से जो नीचे पर महीने अर्न कर रहा है तो वो रिलेटिवली पुअर है। ठीक है, अगर मैं मीडियन इनकम निकाल दूंगा। सब्जेक्टिव पॉवर्टी है इस तरह का कि मुझे फील हो रहा है कि मैं गरीब हूँ यार। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, या फिर मैं क्यों एग्जांपल तो अपना मान लो कि मान लो कि यार कौन है, मान लो कि अपना जय शाह है ना। तो जय शाह बोले अंबानी के बेटे को देख के कि मैं गरीब हूँ, मेरे पापा मेरे को गरीब जन्म दिया, है ना। तो ये जय शाह बोले किसको देख के? मुकेश अंबानी के बेटे को। जब वो ये देखे कि यार इसकी शादी कितना, मतलब इसकी शादी में तो ना जाने कौन कौन आ रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े सीईओ आ रहे हैं, सबको ही आ रहा है, और मेरे शादी में तो कोई नहीं आया था। तो ये क्या है कि सब्जेक्टिव गरीबी कहलाती है, जहाँ पर मुझे फील हो रहा है कि मैं गरीब हूँ, है ना। एब्सोल्यूट है कि भाई बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। आप रिलेटिव पॉवर्टी है कि आप बाकी के कंपैरिजन में, बाकी लोगों के कंपैरिजन में उतने अमीर नहीं होंगे, लेकिन ठीक है गरीब नहीं है, लेकिन आप बाकी के कंपैरिजन में आप गरीब हैं। जहाँ पर हम एक कंट्री की मीडियन इनकम निकाल लें तो वो आपकी रिलेटिव पॉवर्टी कहलाएगी। और सब्जेक्टिव है कि बस फील आ रहा है, फील हो रहा है भाई, ठीक है, बैठे बैठे कि यार मैं गरीब हूँ, मेरे पास मैकबुक नहीं है, मैं तो गरीब हूँ। ठीक है, भले लैपटॉप है सब कुछ, लेकिन मैकबुक नहीं है, गरीबी फील हो रही है दोस्त को देख के। तो ये है हमारे SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनके बारे में हम जब एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास करेंगे, आई थिंक 2-3 क्लास ही करेंगे एनवायरनमेंट इकोलॉजी की, तो वहाँ देखेंगे कि SDGs क्या होते हैं। तो ध्यान रखना पॉवर्टी भी एक SDG होती है। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये, और उसमें से पहले नंबर पे ही आती है आपकी पॉवर्टी यानी कि गरीबी। ठीक, अब आते हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन पे कि जो गरीबी है उसके आकलन पे, कि उसका आकलन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस अगर बात करें, यानी आज़ादी से पहले इसका आकलन कैसे किया गया था, तो सबसे पहले इसका आकलन किया था दादा भाई नौरोजी जी ने। ज़रा बताइए इनको हम और किस नाम से जानते हैं? बाकी सारी चीज़ें आप रिकॉल करेंगे, इन्होंने ही सबसे पहले और किस चीज़ का एस्टिमेशन दिया था? तो सबसे पहले इन्होंने अपने जो किताब है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने अनऑफिशियल तरीके से हम बोल सकते हैं कि गरीबी के बारे में बताया था कि भाई 16 से लेकर 35 रुपए तक कोई कमाता है तो ठीक है, नहीं तो उससे नीचे फिर गरीब होगा। इस तरह का इन्होंने डेटा कोट किया था अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, तो इनको हम जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और बाकी इनके रिगार्डिंग क्या चीज़ें और पढ़ी थी कि रस्त गुफ्तार इन्होंने पारसी कम्युनिटी रस्त गुफ्तार इन्होंने निकाली थी पारसी कम्युनिटी के लिए, प्लस ही वॉज द फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड इन्होंने ही सबसे पहले नेशनल इनकम का एस्टिमेट दिया था, है ना। सबसे पहली बार नेशनल इनकम का एस्टिमेट दिया था इन्होंने। ठीक है, नेशनल इनकम का अगर साइंटिफिक अप्रोच पूछेगा ना, अगर साइंटिफिक अप्रोच पूछेगा कभी भी, ध्यान रखना इस चीज़ को, साइंटिफिक अप्रोच, तो वो एक थे इकोनॉमिस्ट VKRV राव, इन्होंने दिया था अगर साइंटिफिक अप्रोच सबसे पहले पूछेगा नेशनल इनकम। ठीक है, तो वो आपके नौरोजी जी होंगे। इसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया था, तो सबसे पहला दादा भाई नौरोजी जी ने दिया। इसके बाद और बाकी तो हमें पता है यार, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था 1866 में, प्लस इन्होंने फुरदौनजी, है ना, नौरोजी फुरदौनजी और SS बंगाली के साथ मिलकर क्या बनाया था? रहनुमाई मजदयान सभा, याद है आपको, पारसी कम्युनिटी के लिए। इसके बाद 1938 में 1938 में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जाता है, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और उसके पहले चेयरमैन कौन थे? नेहरू जी। ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है।
तो इसी ने अपना एस्टिमेट दिया था कि 15 से 20 रुपए पर कैपिटा पर मंथ अगर कोई कमाता है तो वो पुअर नहीं है। ठीक है, शायद ये डेटा ना पूछे लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डेटा कभी पूछा तो नहीं है इस पर, लेकिन अगर पूछ ले तो 16 से 35 रुपए पर कैपिटा पर मंथ। पर कैपिटा मतलब एक इंसान का, एंड पर मंथ मतलब एक महीने का। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया था 1938 में 1938 में, दैट वाज 15 से 20 रुपए पर कैपिटा पर मंथ। क्लियर। एंड इसके बाद आया था बॉम्बे प्लान। तो कुछ इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन थे, लीडर्स थे, तो उन्होंने, वो बैठे थे बॉम्बे में 1940 में, और उन्होंने एक अपना एस्टिमेशन दिया था, दैट वाज 75 रुपये पर कैपिटा पर ईयर की बात करी थी यहाँ पर इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मतलब आई थिंक इन्होंने यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात करी थी कि इतना अगर कोई एक्सपेंडिचर करता है तो। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान क्या है, 1944 में आया था, और बॉम्बे प्लान में कुछ जो हमारे रिच इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स बैठे थे, ठीक है, उन्होंने अपना जो है एस्टिमेशन दिया था। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? सब्जेक्टिव इनकम, सब्जेक्टिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या अंतर होता है? ठीक है, एंड बाकी अगर हम बात करेंगे तो प्री इंडिपेंडेंस में ये हमारी तीन एक तरह से इनिशिएटिव्स थे फिर पॉवर्टी एस्टिमेशन के। एक तो दादा भाई नौरोजी जी ने किया था, देन नेशनल प्लानिंग कमेटी ने, एंड देन उसके बाद बॉम्बे प्लान ने। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद क्या क्या पॉवर्टी के एस्टिमेशंस हुए थे वो देखने वाले हैं। ठीक है, ऑल जगह चेक क्लियर। ओके, ठीक है, तो दांडेकर एंड रथ कमेटी पे आते हैं। 1971 मेड द फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी, मतलब ऑफिशियल अभी भी नहीं था, मतलब सिस्टमेटिक था, अभी तक ए सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें जा रही थी। तो इसने एनएसएसओ के डेटा को यूज़ किया। एनएसएसओ क्या है? नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, जो कि मॉस्पी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंडर में एनएसओ आता है, सीएसओ आता है ना। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि जो हमारे इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स होते हैं WPI CPI, तो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसको आपका जो CSO है वही कैलकुलेट करता है। वहीं पे अगर हम WPI की बात करें तो वो कौन कैलकुलेट करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। तो इसने एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन दी थी कि अगर लोग इतना खर्चा करते हैं तो वो पुअर कहलाएंगे या फिर नहीं कहलाएंगे, यानी कि BPL और APL का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। जब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम एक निर्धारित कर देते हैं कि भाई इतना रुपया, इतना खर्चा अगर कोई करता है, ठीक है, एक पॉवर्टी लाइन हम बना देते हैं। ठीक है, तो एक पॉवर्टी लाइन बन जाती है, और इस पॉवर्टी लाइन के जो ऊपर होते हैं वो APL कहलाते हैं, दैट इज अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अबव पॉवर्टी लाइन। और जो इसके नीचे होते हैं वो BPL कहलाते हैं, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, और जो किनारे में होते हैं यहाँ पे उनके कायदे के मज़े होते हैं। अब तुम समझ सकते हो कि इनके मज़े क्यों होते होंगे। क्यों उनके मज़े होते होंगे? जो यहाँ पर एकदम कोने पे बैठे हैं, किनारे पे बैठे हैं, उनके मज़े क्यों होते होंगे? मज़े उनके इसलिए होते होंगे क्योंकि देखो, मतलब इनके कंपैरिजन में अगर देखें तो इनके खूब मज़े होते होंगे, क्योंकि उतने गरीब भी नहीं है देखा जाए, है ना, एकदम किनारे पे ही हैं, उतने गरीब भी नहीं है, और गरीबी के जो सारे बेनिफिट हैं वो भी उठा रहे होंगे, सब्सिडी ले रहे होंगे, पेंशन जितना भी है ना जो BPL हाउस होल्ड को मिलता है सब वो भी मिल रहा होगा। खैर, तो यहाँ पे आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में। तो दांडेकर रथ कमेटी समझ में आ गई। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा यार इसमें से कौन सी कमेटी पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए बनी थी, खत्म बात। और कब बनी थी? 1971 में, 1971 में दांडेकर और रथ कमेटी। देन आई थी अलग कमेटी 1979, 1979 में। ये न्यूट्रिशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन दी थी। इसने न्यूट्रिशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन दी थी कि अगर कोई 2400 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है गांव में और शहर में कंज्यूम कर रहा है 2100 कैलोरी, तो वो गरीब नहीं है। अगर इससे नीचे कंज्यूम कर रहा है तो गरीब है, इससे ऊपर कंज्यूम कर रहा है तो गरीब नहीं है। 2400 कैलोरीज, ठीक है, पर डे अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो वो गरीब नहीं, मतलब गरीब नहीं है अगर इतना या फिर इससे ऊपर कर रहा है। और अगर अर्बन की अगर बात करें, क्योंकि अर्बन में कम कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों कम कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, इसलिए। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? और क्या है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, और ये एक डेटा भी है, एंड दैट इज़ कि रूरल में ये तो कैलोरी बेस्ड तो दिया ही था, प्लस ये ध्यान रखना कि इसने अलग कमेटी के जो प्रोजेक्शंस थे उसके बेसिस पे
अलग कमेटी के प्रोजेक्शन के बेसिस पे जो प्लानिंग कमीशन था, जो योजना आयोग था, उसने बोला था अगर कोई 49.09 रुपीज़ इतने का पर मंथ, ठीक है, अगर कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है इतना या फिर इससे ऊपर, तो वो गरीब नहीं है, पर मंथ, ठीक है। और अर्बन में ये डेटा था 56.64 पर मंथ अगर कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो ये तो देखो अलग कमेटी ने बोला था अगर कोई 2400 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है गांव में, गरीब नहीं है, अर्बन में 2100 कैलोरी, उसके बेसिस पे जो योजना आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन ही देता था पॉवर्टी के एस्टिमेट, और उसकी जगह पे अभी नीति आयोग आ चुका है तो वो नीति आयोग देता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपका ये कितना है 56.64, तो ये क्या है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो प्लानिंग कमीशन ने रखा था। तो ये भी डेटा आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आते हैं लकड़ा वाला कमेटी, एक आती है 1993 में बनती है, इसने पॉवर्टी लाइन दी बेस्ड ऑन ये CPI जो हमने पढ़ा था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इसने एक पॉवर्टी लाइन दी थी लकड़ा वाला कमेटी ने, बस। देन आती है सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी एंड दैट इज तेंदुलकर कमेटी। ये कमेटी 2005 में बनती है। इसने यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड की जगह पे मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को लाया। अभी क्या चीज़ है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड का मतलब ये है कि जैसे जब घर घर लोगों से जाके पूछा गया, ठीक है, क्योंकि इसी बेसिस पे तो एस्टिमेशन दिया जाएगा जब लोगों से सर्वे किया जाएगा, ठीक है, लोगों के पास जा जाके। तो अभी तक जो होता था यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड को अडॉप्ट किया गया था, यानी कि लोगों से ये पूछा जाता था कि साल भर में आपने कितना एक्सपेंडिचर किया, चाहे फूड हो, चाहे क्लोथिंग हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फ्यूल हो। अब आप खुद सोचिए फूड में जितना जो फ्रीक्वेंसी होगी एक्सपेंडिचर की, क्या वो क्लोथिंग और एजुकेशन में भी होगी? मेरे कहने का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल भाई खाना तो हम डेली खाते हैं, लेकिन कपड़े क्या डेली खरीदते हैं? एजुकेशन में क्या डेली एक्सपेंडिचर करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड लाया, यानी कि जो चीज़ें का रेगुलर कंजम्पशन है, जैसे फॉर एग्जांपल फूड, तो उसका हमने मंथली कंजम्पशन पूछ लिया कि भाई मंथली रिकॉल आप बताओ, ठीक है, रिकॉल करके ये बताओ आप कि मंथली कितना एक्सपेंडिचर करते हैं आप फूड में, ठीक है, या फिर फ्यूल में, और ईयरली अलग से जिसमें लगता है कि भाई साल में। अब जैसे मैं किसी से पूछने गया कि आपने इस महीने क्या क्या एक्सपेंडिचर किए, तो अब एजुकेशन में तो हो सकता है किया ना हो, क्लोथिंग में हो सकता है किया ना हो सकता है मैं 4 महीने में कपड़े खरीदता हूँ साल में 3 बार, ये हो सकता है ना। तो उसके हिसाब से क्लोथिंग वाला एक्सपेंडिचर तो आएगा ही नहीं कि उसमें कितना एक्सपेंडिचर किया। तो यहाँ पर मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को अडॉप्ट किया गया, यानी मंथली जो चीज़ों का जल्दी जल्दी कंजम्पशन होता है उनका मंथली रिकॉल वैल्यू पूछा जाएगा, और जिनका उतना जल्दी जल्दी नहीं होता एक्सपेंडिचर तो उनका ईयरली रिकॉल पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तेंदुलकर कमेटी ने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को तवज्जो दी, ठीक है। 2005 में बनता है, 2009 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, और इसने हेल्थ और एजुकेशन को भी सबसे पहले क्या लिया, अंडर बेसिक नीड, क्योंकि अभी तक रोटी कपड़ा और मकान आ रहा था, स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इसने स्वास्थ्य और शिक्षा को भी बेसिक नीड माना। और पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी, इफ समवन इज एक्सपेंडिंग मोर देन 33 पर डे, तो मतलब जो तेंदुलकर कमेटी ने एस्टिमेट दिए थे उसके बेसिस पे जो प्लानिंग कमीशन है उसने ये बोला कि अगर कोई पर महीने एक महीने में एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, पर कैपिटा बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, पर मंथ पर कैपिटा का मतलब आपको समझ में आ रहा है, मतलब एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। अब अगर फैमिली में 5 लोग हैं तो इंटू 5 कर दो। तो इतने का अगर कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, इनकम नहीं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि इतना खर्चा कर रहा है कंजम्पशन करने में, तो उसको हम पुअर कंसिडर नहीं करेंगे रूरल में, और अर्बन में 1000 रुपये। इसके बेसिस पे जो पॉवर्टी एस्टिमेशन दिया गया था बाय प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के द्वारा 2011-12 में, तो वो दिया गया था कि भाई इंडिया में पॉवर्टी है 21.9%, यानी भारत में 21.9% लोग गरीब हैं, ठीक है। इसी डेटा के हिसाब से अर्बन में, शहर में 13.7, तो वहीं रूरल में 25.7% लोग गरीब हैं। अब इसी एस्टिमेशन में कुछ और एस्टिमेशन ध्यान रखिएगा जो कभी कभी आपसे पूछ लेता है, एंड दैट इज रिगार्डिंग, यहाँ पे आई थिंक जगह नहीं है, चलो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये आपके 2004-05 के आंकड़े हैं, ठीक है,
चलो तो यहाँ पे एक सेकंड रुकना। अच्छा, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से कंफर्म करो, जो अभी तक मैंने आपको बताया। किसी का यहाँ तक कोई डाउट? सर उसमें क्लियर है? ओके ओके, ठीक। नो सर, ठीक है। तो डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या मैं बताने जा रहा था, भुलवा दिया तुम लोगों ने। 2004-5 के कंपैरिजन में कितना क्या पॉवर्टी है और था, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे 2011-12 की अगर एस्टिमेट बात करें तो मैंने बताया 21.9% लोग गरीब थे। अगर एब्सोल्यूट नंबर पूछेगा कि कितने लोग गरीब थे, नंबर बताओ, परसेंटेज नहीं, तो 270 मिलियन गरीब लोग, ठीक, पुअर पीपल। और 2004-5 के अगर आंकड़े पूछेगा तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से, तो 407 मिलियन लोग क्या थे, पुअर थे। अगर हम बात करें, कभी कभी आंकड़े पूछ सकता है इसलिए मैं आंकड़े ये आपके सामने रख रहा हूँ, 1993-94 जो पॉवर्टी थी से लेकर 2004 और 5 के जो आंकड़े थे, 0.74% लोग जो है पॉवर्टी से काइंड ऑफ बाहर निकले, फिर कम हुए। और वही अगर हम 2004-5 से एवेलुएट करें 2011-12 के आंकड़े, तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग आप मान के चलो 5% लोग जो है गरीबी से बाहर निकले। ठीक है, 2.75 तो नहीं, इसका 3 करो कितना होगा, 3 गुना, 3 चौका 12, 3 7 24 25, ठीक है, तो 2.5 ही निकल के आएगा। तो 7 21 22 23, एक सेकेंड, 21 22 23, ठीक है, तो 2.3%, क्योंकि ये 3 टाइम्स ही था डेटा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2.3 कर लो, वैसे तो 2.4 चलो कर लो, ठीक है, इसको 2.4 कर लो, तो ये रफली 3 टाइम्स, यानी कि जितने लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर निकले थे 93-94 से लेकर 2004-5 में, उससे 3 गुना लोग 2004-5 से लेकर 2011-12 के बीच में निकले। ये भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, इस वजह से थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेता है कि ये जो 2011-12 में आंकड़े दिए गए थे 2011-12 में, तो परसेंटेज कौन सा स्टेट था विद states with the highest percentage of persons below poverty line, ठीक है, एंड स्टेट विद द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ बीपीएल। तो सबसे ज़्यादा लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे वो थे छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है, झारखंड। छत्तीसगढ़ के अगर आंकड़ों की बात करें तो ये 39.9%, और वहीं झारखंड के आंकड़ों की बात करें 37%। ये पूछ लेता है आपसे। लोएस्ट की अगर बात करेंगे तो गोवा एंड बिहार बोल रहा हूँ, गोवा एंड केरला, ठीक है। बिहार में भी काफ़ी पॉवर्टी थी, बिहार में रफली 33.9%, ठीक है। तो यहाँ पर हम गोवा और केरला लिखेंगे। गोवा की अगर बात करेंगे तो 5.09%, और अगर केरला की बात करेंगे तो 7.1%। बिहार की अगर पूछ ले तो बिहार आपका 33.7%। ये बिहार के आंकड़े हैं। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो ये आंकड़े आपसे पूछ सकता है, पूछे हैं भी, तो ये ध्यान रखना स्टेट कौन से है जिनका हाईएस्ट परसेंटेज है बीपीएल का 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से, और लोवेस्ट किसका है, कितने लोग पुअर थे 2011-12 में, 2004-5 में कितने हैं, ठीक है। तो ये आंकड़े आपसे पूछ लेता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन आते हैं हेड काउंट रेशियो क्या होता है, ठीक है, इसको भी हटाइए, यहाँ से इग्नोर मारिए, ठीक है। हेड काउंट रेशियो क्या होता है, तो हेड काउंट रेशियो होता है प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बीपीएल, यानी कि कितने लोग हैं
टोटल पॉपुलेशन में जो पोवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं तो उसी को हेड काउंट रेशियो बोलते हैं। नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन, कितने लोग गरीब हैं अपॉन टोटल जनसंख्या कितनी है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। क्लियर है इतनी चीज़ यहाँ तक सभी को कि हेड काउंट रेशियो क्या होता है। सर 2004-5 के आंकड़े मैं देने को दे सकता हूँ, परसेंटेज आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा पूछे नहीं, इस वजह से मैंने सिर्फ यहाँ पर एब्सोल्यूट नंबर ही रखा है एंड दैट इज़ 407 मिलियन और 2011-12 में 270 मिलियन। तो अगर आप तेंदुलकर कमेटी के एस्टिमेट के हिसाब से देखेंगे ना तो 2004-5 में 37.2% ऑफ BPL थे, बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सनस, जो ये 21.9% है ना 2011-12 में। आई अगेन रिपीट, ये तेंदुलकर कमेटी के हिसाब के आंकड़े हैं जो 2011-12 के, देखो तेंदुलकर कमेटी बनी 2005 में और जब 2009 में उसने अपनी रिपोर्ट रखी 2009 में, तो फिर आंकड़े निकाले गए बाई प्लानिंग कमीशन 2011-12 के, 2004-5 के, 1993-94 के। तो 2011-12 में 21.9% जैसे पॉवर्टी है ना, तो वैसे ही 2004-5 में 37.2% थी, जिसमें कि गांव में थी, जिसमें कि रूरल में अगर बात करेंगे तो 41.8% और अर्बन में थी ये 25.7%। ठीक है, अगर उसको हम ब्रेक करेंगे तो क्लियर रहती चीज़ यहाँ तक सभी को। ठीक, यहाँ तक क्लियर सभी को कि हेड काउंट रेशियो क्या होता है। अब आ जाते हैं कि पॉवर्टी एस्टिमेशन में जो हमारी सबसे आखिरी कमेटी बनी थी रंगराजन कमेटी, 2012 में इसको बनाया गया, 2014 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और इसने, अभी हमने देखा तेंदुलकर कमेटी ने क्या किया, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड हटा के मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड लाया। वैसे इसने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड हटा के मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड लाया। अब ये मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड क्या है, तो ये मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में एक कदम आगे है। हमने देखा था कि यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड से जब हम मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में गए थे तो क्या हुआ था, ये हुआ था कि अभी सिर्फ साल भर के आंकड़े, साल भर का रिकॉल पूछा जा रहा था कि भाई आपने क्या क्या कंजम्पशन करते हो, कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है आपका, किन किन चीज़ों में आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हो। यहाँ पर साल भर का तो कुछ आइटम्स का ले लिया और कुछ आइटम्स जो जिनका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ बहुत ज़्यादा है तो उनका हफ्ते भर का ले लिया, सॉरी महीने भर का ले लिया। अब मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में क्या ना, साल भर का भी है, महीने का भी है और हफ्ते का भी है, तो यानी एक कदम और हम आगे बढ़ गए इसमें हमने क्या किया, इसमें इन्होंने एक फूड कंपोनेंट रखा जो बड़ा जल्दी जल्दी यूज़ होता है तो वीकली उसका लिया। जो एसेंशियल, अब बाकी नॉन फूड थे, तो नॉन फूड दो तरह के हो सकते हैं, एक तो एसेंशियल नॉन फूड, जैसे कपड़ा एक एसेंशियल नॉन फूड है, फूड तो है नहीं लेकिन एसेंशियल है कपड़ा, और एक नॉन एसेंशियल, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हम रिक्रिएशन के लिए खर्च करते हैं, एन्जॉयमेंट के लिए टीवी वगैरह, तो ये उतना एसेंशियल नहीं है। ठीक है, नॉन एसेंशियल नॉन फूड जो कंपोनेंट है, तो रंगराजन ने इसको इस तरह से ब्रेक किया। और रंगराजन के हिसाब से जो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन ने बताया कि भाई इतना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो वो था 972 रुपये। ठीक है, 972 रुपये, अगेन सेम चीज़, पर कैपिटा पर मंथ, कहाँ के लिए, रूरल के लिए, कि अगर इतना कोई एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है, तो गरीब नहीं है। और अगर अर्बन के लिए बात करेंगे तो ये 1407 रुपये, ये पर कैपिटा पर मंथ एंड अर्बन के लिए। तो ये रंगराजन कमेटी के हिसाब से जो आंकड़े दिए गए थे वो ये हैं। ठीक है, तो ये है पॉवर्टी एस्टिमेशन का पूरा सारा किस्सा। अब ये लॉरेंस कर्व क्या होता है, तो अभी हमने पॉवर्टी लाइन के बारे में देखा था कि भाई पॉवर्टी लाइन एक निर्धारित कर दी जाती है, इसके नीचे BPL, इसके नीचे APL। तो लॉरेंस करके एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपना एक कर्व दिया कि भाई उन्होंने एक लाइन ऑफ इक्वालिटी ड्रॉ करी। ठीक है, ये है लाइन ऑफ इक्वालिटी, ये जब स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ना, लाइन ऑफ इक्वालिटी है। फिर इन्होंने प्लॉट किया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कंट्रीज़ को प्लॉट कर सकते हैं, तो ये है, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी, अभी तो हम पॉवर्टी की डिस्कशन कर रहे थे, तो इनकम इनइक्वालिटी का मतलब तो यार आप जानते ही हो, इनकम इनइक्वालिटी का मतलब है कि भाई कितना, आपने सुना होगा ये काफ़ी सारे आंकड़े प्रेजेंट किए जाते हैं कि भारत की इतनी प्रतिशत जो जनसंख्या, इतनी परसेंट जो पॉपुलेशन है, वो 99% ऑफ दी जो वेल्थ है पूरे इंडिया की, है ना, या फिर 90% ऑफ जो वेल्थ है वो टॉप 1% के पास है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ये है इनकम की इनइक्वालिटी, आय की असमानता। तो ये आप समझ गए।
तो कोई कितना ज़्यादा असमान है देश, कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है, वो लॉरेंस कर्व से हमें पता चलता है। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, लाइन ऑफ इक्वालिटी है ये, ठीक। अब हम ये जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो भी ग्राफ निकल के आएगा इनइक्वालिटी का, वो जितना ज़्यादा घुसा हुआ होगा, यानी जितना ज़्यादा कॉन्वेक्स होगा एट दी ओरिजिन, जितना ज़्यादा कॉन्वेक्स होगा, जितना ज़्यादा घुसा हुआ होगा, वहाँ पर उतना ही ज़्यादा पॉवर्टी होगी, यानी मतलब इनइक्वालिटी होगी, नॉट पॉवर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी इनइक्वालिटी होगी उससे ज़्यादा यहाँ पे होगी। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पर और ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी, यानी कि जितना आप पास जाएंगे लाइन ऑफ इक्वालिटी के, तो उतनी ही ज़्यादा इक्वालिटी होगी, उतनी ही कम इनइक्वालिटी होगी। अब इसके ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो कोई ग्राफ बन नहीं सकता है ना, इक्वालिटी का उल्टा तो इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी यहाँ पे नीचे दर्शाई गई है, उससे ऊपर का तो कोई मतलब नहीं बनता है। एक गिनी कोएफिशिएंट होता है जो हमें बताता है इनइक्वालिटी के बारे में, जिसमें 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी और 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, यानी कि कोई भी कंट्री 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा उसका कोएफिशिएंट, 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, इसी के बीच में होगा। 0 का मतलब है कि परफेक्ट इक्वालिटी है वहाँ पर, और 1 का मतलब है कि परफेक्ट इनइक्वालिटी है वहाँ पर, है ना। लैफर्स कर्व से इसको कंफ्यूज मत करना। हमने अभी तक सिर्फ 2 कर्व और पढ़े हैं, एक तो फिलिप्स कर्व पढ़ा था। फिलिप्स कर्व क्या था? फिलिप्स कर्व था आपका ये कि भाई अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, है ना। और लैफर्स कर्व पढ़ा था, ये बेल शेप कर्व था कि अगर आप टैक्स रेट बढ़ाओगे तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, लेकिन टू अ सर्टेन पॉइंट, उसके बाद वो घटने लगेगा टैक्स रेट बढ़ाने पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो लॉरेंस कर्व आपको समझ में आया कि लॉरेंस कर्व इनइक्वालिटी कर्व है, और गिनी कोएफिशिएंट ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है, जिसमें 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी एंड 1 का मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये है लॉरेंस कर्व यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। सौरभ जी एक सेकेंड भाई, ब्लॉग लॉग का कोई ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा इसमें? सौरभ जी आपको आखिरी वार्निंग है, ठीक है। अब अगर आपने मतलब सुपर चैट करके बीच में क्लास डिस्टर्ब किया, ठीक है, तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आपको ये आखिरी वार्निंग है, राइट, कृपया ऐसा ना करें, है ना। चलिए भाई, तो अभी आते हैं ये मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, MPI क्या होता है ये, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस MPI, दैट इज़ मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब नाम से हमें समझ में आ रहा है कि मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि हम सिर्फ इनकम को नहीं देख रहे हैं, हम बहुत सारे और डायमेंशंस को भी देख रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल पॉवर्टी तो बहुत तरह की हो सकती है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, कुछ लोग को आपने देखा होगा, है ना, जैसे किसी भी बात पे हंसने लगते हैं, है ना मतलब बेसिक सिविक सेंस नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई गिर गया, ठीक है, हंसने लगे, क्यों हंस रहे हैं? बस ऐसे ही मज़ा आ रहा है, ठीक है। या फिर कैसे बिहेव करना है पब्लिक में, है ना। अभी आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर ट्रेन में पत्थर चला रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि वो AC वाली हैं और उनको घुसने नहीं दिया जा रहा, उनको कुंभ नहाने जाना है। तो काइंड ऑफ आप, ये भी तो एक तरह की गरीबी ही है। भले आपके पास पैसा है, लेकिन हो सकता है आप स्पिरिचुअली गरीब हो, आपको स्पिरिचुअल कुछ ना नॉलेज हो, है ना। आपके लिए सिर्फ पैसा पैसा, हाय पैसा ऊपर लेके जाऊँ कैसा, ठीक है, सिर्फ पैसा पैसा ही आपके मतलब आपके दिमाग में चलता हो। अब एक काफ़ी अच्छी स्टोरी, चलो वो तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको, ओशो जी की मैं सुन रहा था, ठीक है। तो है क्या कि गरीबी अलग अलग तरह की हो सकती है, लेकिन हम क्या है कि हम सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव देखते हैं, और वो है पैसा, इनकम, है ना। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और भी पैरामीटर्स लेती है, 3 डायमेंशंस को लेती है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? इसको हम शी करके याद कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन। अब इसके तहत हमने और भी इंडिकेटर्स खोले, ये डायमेंशंस हैं। हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन भी आ सकता है, चाइल्ड मोर्टालिटी। चाइल्ड मोर्टालिटी का मतलब होता है जब जन्म होता है, तो मतलब चाइल्ड मोर्टालिटी का मतलब बच्चे का जन्म, मतलब सॉरी बच्चे का जन्म बोल रहा हूँ, बच्चे की मृत्यु। मोर्टालिटी का मतलब उसकी मृत्यु। इन्फेंट मोर्टालिटी होता है जब बच्चा का जन्म ही होता है तब वो उसकी मृत्यु हो जाए, तो इन्फेंट मोर्टालिटी। चाइल्ड मोर्टालिटी जब वो बच्चा है तब उसकी मृत्यु। बच्चे क्यों, मतलब क्यों चाइल्ड मोर्टालिटी यहाँ पर रखा गया है, एडल्ट मोर्टालिटी क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि अडल्ट कैपेबल है अर्न करने का, पेट भरने का कैपेबल है, बट लेकिन बच्चे कैपेबल नहीं है, तो इसलिए चाइल्ड मोर्टालिटी अलग से रखा गया। एजुकेशन में अगर बात करेंगे तो कितने साल की स्कूलिंग है, स्कूल में अटेंडेंस कैसी है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी कैसी है, और हेड काउंट रेशियो जो अभी हमने देखा। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपका ये कभी कभी इंडिकेटर्स पूछ लेता है आपसे कि इसमें से कौन सा इंडिकेटर है, कौन सा इंडिकेटर नहीं है, इस तरह से सवाल बन जाता है,
ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स। ठीक है। हाँ ये तो आप है फॉर हाँ हर कोर्स मैं शुद्ध गरीब हूँ सर जी। अच्छा ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, इंडिकेटर्स हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो कितने इंडिकेटर्स हैं? दो, दो चार, तीन सात और तीन दस। ठीक है, ये आपके पॉवर्टी के मेजर्स हैं। तो टोटल 10 इंडिकेटर हैं यहाँ पे, 10 इंडिकेटर्स हैं। इसको कौन देता है, कौन प्रेजेंट करता है? इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी बाई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP ने इसकी शुरुआत 2010 में करी थी। ठीक है, जहाँ पर ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ मिलके इसको प्रेजेंट करता है। इसी से प्रेरणा लेते हुए नीति आयोग ने 2021 में 2021 से शुरू किया अपना खुद का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें उसने 12 इंडिकेटर्स को लिया। यहाँ पे 10 इंडिकेटर थे, यहाँ पे 12 इंडिकेटर्स को लिया। और रिसेंट में इसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 से कंपेयर किया अभी तक के आंकड़ों को, जिसमें किसने बताया इतने लोग जो हैं पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर निकल चुके हैं और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से निकले हैं। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहाँ है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पुअर हैं मल्टी डायमेंशनली, तो वो है बिहार। और लोवेस्ट अगर पूछ लेगा, ठीक है, लोवेस्ट तो वो है केरल। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंट के सीजीएल एग्जाम में पूछे गए थे। तो एक कंपोनेंट हमारा ख़त्म होता है और वो है पॉवर्टी का। ठीक है, जिसमें कि हमने देखा कि एब्सोल्यूट, रिलेटिव और सब्जेक्टिव पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी के एस्टिमेट्स सबसे पहले यानी प्री इंडिपेंडेंस, जिसमें कि सबसे पहले हमने तो देखा कि दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब से दिया। देन नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनी, 1938 में जो बोस जी ने बनाई, पहले चेयरमैन नेहरू थे। देन बॉम्बे प्लान 1944। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसमें कि हमारी बहुत सारी कमेटी बनती है, जैसे दांडेकर रथ कमेटी, अलग कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और पहले तो लकड़ावाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी एंड रंगराजन कमेटी। ठीक है, ये हमने पढ़ा। हेड काउंट रेशियो के बारे में हमने पढ़ा, हमने लॉरेंस कर्व के बारे में पढ़ा जो इनइक्वालिटी कर्व है, हमने गिनी कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ा और हमने MDPI के बारे में पढ़ा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कमेंट करके बताएंगे कि पॉवर्टी कौन सा SDG है, कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। अब हम आएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी भुगतान संतुलन इसको हिंदी में बोलते हैं। ये क्या होता है? ये एक रिकॉर्ड होता है किसका? एक नेशंस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसके साथ? दूसरे देशों के साथ जो करता है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रिकॉर्ड होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेंटेन किया जाता है। याद करिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कि हम प्यार से बजट बोलते हैं, तो उसमें 2 अकाउंट थे, याद है आपको? करेंट अकाउंट और नहीं, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2 हेड थे उसमें। वैसे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 हेड हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, चालू खाता और बंद खाता नहीं, पूंजीगत खाता। ठीक है, चीज़ क्लियर हो गई कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये वो रिकॉर्ड है जो एक कंट्री क्या करता है, जो कंट्री जब ट्रेड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट मतलब किसी चीज़ को अपने देश में मंगवाना और एक्सपोर्ट का मतलब है निर्यात। ये आयात हो गया, किसी चीज़ को मंगाना, और एक्सपोर्ट निर्यात, किसी चीज़ को बेचना बाहर दूसरे देश को। ठीक, तो करेंट अकाउंट देखते हैं। करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है? तो करेंट अकाउंट में विजिबल और इनविजिबल आते हैं। विजिबल जिसको छू सकते हैं, जो टैंजिबल नेचर के होते हैं। ठीक है, टैंजिबल नेचर के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप बेचा जा रहा है, मोबाइल बेचा जा रहा है, ठीक है, घड़ियाँ बेची जा रही हैं, तो ये सब टैंजिबल चीज़ें। इनविजिबल सर्विसेज बेची जा रही हैं। सर्विसेज जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी US का कोई है मेरा स्टूडेंट, ठीक है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, वो मुझे डॉलर्स टर्म में पेमेंट कर रहा है, वो मुझे डॉलर टर्म में पेमेंट कर रहा है। जैसे कि अभी क्या ना, जब मैं हर महीने GST भरता हूँ, ठीक है, तो उसमें पिछली बार जो इस बार का मैंने GST भरा, तो उसमें 2 पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट थी, 2 या 4 ऐसा कुछ थी। ठीक है, पता नहीं 2 या 4 ऐसे कुछ इंटरनेशनल पेमेंट थी। अब इंटरनेशनल पेमेंट कैसे थी? वो हो सकता है कि आप में से कोई होगा, उनके रिलेटिव्स रहते होंगे बाहर। ठीक है, एक तो आई थिंक US से थी और एक कहीं और से थी, मिडिल ईस्ट से, तो बाहर रहते होंगे। तो मतलब जैसे आप हैं, तो आपने उनको बोल दिया कि प्लीज़ मेरे साइड से, मेरी तरफ से पेमेंट कर दीजिए इसमें, समझ रहे हैं आप? तो वो फिर
क्या है वो, किसके लिए पेमेंट करी गई है, किसी सामान के लिए करी गई है, किसी टैंजिबल चीज़ के लिए करी गई है? नो, ये एक इनटैंजिबल चीज़ के लिए करी गई है जिसको हम देख नहीं सकते। वो क्या है? मेरी पढ़ाई सर्विस जो मैं आपको दे रहा हूँ। क्या मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा नॉलेज, उसको आप टच कर सकते हो, उसको देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। लेकिन जो मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ उसको मैं टच कर सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ, है कि नहीं? ठीक है, तो ये टैंजिबल और इंटैंजिबल इसमें आते हैं, विजिबल और इनविजिबल। जो ट्रांसफर पेमेंट्स है, ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक एग्जाम्पल रेमिटेंसेस। रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस होता है जो भारतीय बाहर रह रहे हैं, दूसरे देश में रह रहे हैं और भारत में पैसा भेज रहे हैं अपने घर वालों को। तो अगर कुवैत में कोई रह रहा है तो कुवैती दिनार में भेजेगा, है ना, रियाल में भेजेगा, यूएस डॉलर में, कैनेडियन डॉलर में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, पीसो में, अर्जेंटाइन पीसो में, अगर अर्जेंटीना में रह रहा है तो ये सब लोग जो बाहर रह रहे हैं तो भारत में अपने घर में, होम कंट्री में पैसा भेजते हैं अपने घर वालों के लिए, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। और इंडिया टॉप रिसीवर है रेमिटेंस का। ठीक है, काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है सर आपका। हाँ, फैला हुआ तो है, काबुल से होगा। एसडीजी, साक्षी ये भी नहीं पढ़ा है, वो एनवायरनमेंट इकोलॉजी में एसडीजीज देखेंगे, है ना। हम्म सर आप तो पुअर स्टेट में झारखंड और छत्तीसगढ़ बताए थे प्रिया जी। प्रिया जी आई थिंक आप ये पूछना चाह रही होंगी कि मैंने यहाँ पे बिहार लिखवाया और लेकिन वहाँ पे मैंने झारखंड छत्तीसगढ़। तो भैया वो था तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से। तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से जो 2011-12 में आंकड़े आए थे उसके मैं यहाँ पे आंकड़े कोट कर रहा था आपको। ये नीति आयोग के जो आंकड़े हैं वो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, जो रिसेंट में एमडीपीआई आई थी वो। ठीक है, वो पूरी तरह से अगर हम देखें तो एक्सपेंडिचर के बेस पे थी। ये मल्टी डायमेंशनल है, हेल्थ, एजुकेशन और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनको भी वो देखता है। तो इंडिया सबसे नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे कौन सा कंट्री, कोई बताएगा? सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को कहाँ से आता है? ये आता है यूएसए से। ठीक है, यूएसए सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है इंडिया को। और सेकंड नंबर पे मेक्सिको है। क्लियर है तो चीज़। करेंट अकाउंट में क्या है? कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? कैपिटल अकाउंट में मेनली इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरह की आती हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग दोनों आती हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी आएंगी और बोरोइंग भी आएगी। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई खरीदारी करेंगे, देंगे लोन वगैरह, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, तो वो भी आपकी इसी में आएंगी। अब यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा फोकस करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती हैं, एक होती है एफडीआई, आपने नाम सुना होगा आई थिंक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफआईआई। अंतर क्या है? फॉरेन है दोनों, ये तो सिमिलैरिटी है, दोनों इन्वेस्टमेंट है, ये भी सिमिलैरिटी है। ये डायरेक्ट है और ये पोर्टफोलियो के थ्रू है। पोर्टफोलियो जैसे कि आप जब अर्न करने लग जाओगे तो आपका एक पोर्टफोलियो आप मेंटेन करके चलोगे, यार इतना मैं म्यूचुअल फंड में लगा दूंगा, इतना स्टॉक में, फिर इन पर से अगर मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात कर लूँ तो यार इतना आदित्य बिरला ग्रुप में, इतना मैं मेटलाइफ में, मतलब इस तरह से आप वो ब्रेक करोगे। जैसे अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो यार इतना मैंने रिलायंस में लगा दिया, इतना मैंने अडानी में लगा दिया, अडानी पावर में लगा दिया। तो इस तरह से आप क्या अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करोगे। ठीक है, ऐसे ही तो करोगे पोर्टफोलियो मेंटेन। और ऐसा तो है नहीं कि तुम उस कंपनी का पूरा हिस्सेदारी ले लोगे। और हाँ, ध्यान रखना, अगर मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया कि वो 10% से ज़्यादा निकल गया, ग्रेटर देन 10%, तो वो एफडीआई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। यानी डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि उसके जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसमें भी मेरा रोल आ गया। किसी कंपनी का कोई हिस्सेदार है 11% 12% का, तो वो नॉर्मल कोई इन्वेस्टर नहीं है। अगर हम देखें तो मतलब नॉर्मल कोई ऐसा शेयर होल्डर नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने अडानी डिफेंस के खरीद लिए कुछ शेयर, मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए भी लगा दिया अडानी डिफेंस में, तो तुमको क्या लगता है मैं 1% भी ले पाऊंगा अडानी डिफेंस का? नहीं, इतना बड़ा कंपनी है वो। ठीक है, कम से कम अडानी बोलेगा कम से कम यार 70-80 करोड़ तो दे रहे बाबा। इतनी औकात है हम लोग की किसी की कि हम एक कंपनी में इतना इन्वेस्ट कर सकें ना। ठीक है, तो ये मान लो कि और हाँ, अगर मैं कर भी दूंगा ना, अगर मैं कंपनी का 12% भी ले लूँगा तो भी वो एफडीआई नहीं होगा। और जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अडानी डिफेंस में वो एफपीआई भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया फॉरेन होना चाहिए। नहीं तो अगर मैं करूँगा अडानी में, अडानी इंडिया की कंपनी है, तो वो आपकी डायरेक्ट वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी ना। तो अगर कोई मान लो मार्क जकरबर्ग है, वो अडानी में आके क्या करता है 5% की हिस्सेदारी ले लेता है। एफपीआई एक पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहा है कि मैं 2% अडानी का ले लेता हूँ, 1% रिलायंस का ले लेता हूँ। ठीक है, रिलायंस का कोई भी आप मान सकते हो। ठीक है, जियो, ठीक है, उसमें 1% ले लेता हूँ। तो इस तरह से पोर्टफोलियो उसने मेंटेन कर लिया। लेकिन यही 10% से अगर ज़्यादा चला जाएगा तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में जाएगा। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के स्ट्रैटेजी के तौर से बंदा आता है।
ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पे। जैसे कि वॉलमार्ट ने जो है फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया, तो अब एक्वायर कर लिया तो तुरंत छोड़ के तो जा नहीं सकता है, क्योंकि उसका पूरा मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, वॉलमार्ट ने सब कुछ बिल्ड किया यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो कि किसी कोई कंपनी है, ठीक है, मैं आके यहाँ पर किसी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसके मैनेजरियल जो रोल है उसमें एक तो मेरा रोल आ गया, प्लस मैं उसके कंपनी के और भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करूँगा, ये सारी चीज़ें करूँगा। ठीक है, सो दैट कि मेरा ज़्यादा मुनाफा हो, क्योंकि एक तरह के मैं बड़ा शेयर होल्डर हूँ। तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है आपका, तो एफडीआई में आएगा। ठीक है, और एफडीआई में इन्वेस्ट किया जाता है दो रूट के थ्रू। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, कि भाई आप आओ, आप इन्वेस्ट कर दो, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। एक होता है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, कि भाई आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं डिफेंस की बात करूं, डिफेंस की, तो डिफेंस की जब मैं बात करता हूं ना, तो 74% तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू है, कि 74% आप किसी डिफेंस वाली कंपनी में, डिफेंस में 74% आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर 100% तक जाना है तो 74% के ऊपर वाला के लिए आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। काफ़ी सेक्टर है जिनके लिए 100% ऑटोमेटिक रूट है। स्पेस सेक्टर मान लो, ठीक है, स्पेस सेक्टर में 100% इन्वेस्टमेंट है आपका गवर्नमेंट, सॉरी, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। तो डिफेंस वाला ध्यान रखेंगे, 74% है ये ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, और गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू है आपका बाकी का जितना भी आपका रिमेनिंग 26% है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। एफडीआई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो क्या है, इसको हॉट मनी भी बोलते हैं। हॉट मनी क्यों? भाई मैंने कंपनी पे शेयर्स लगा रखे हैं, मान लो जकरबर्ग ने लगा रखा है अडानी डिफेंस में, उसको लगा यार इंडिया की मार्केट क्रैश करने वाली है, सही नहीं जा रही है, खड़ाक से पैसे निकालेगा, वो भाग जाएगा, तुरंत निकालेगा, तुरंत भाग जाएगा। अब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर रखा है, तो वॉलमार्ट कितना सब जमीन वमीन सब है, तुरंत तो भाग नहीं जाएगा। तो काइंड ऑफ स्टेबल इन्वेस्टमेंट होती थोड़ी सी। ये क्या है, हॉट मनी। हॉट मनी क्या है, तुरंत डिसअपियर हो जाती है, तुरंत आई तुरंत गई, उसको बोलते हैं हॉट मनी। कुछ और मत समझ लेना हॉट मनी से। ठीक है, समझ में आई बात। अब अगर ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, तो याद करो जब हम बजट पढ़ रहे थे, तो बजट में हमने रेवेन्यू लिखा था लेफ्ट में, राइट में कैपिटल लिखा था, देन उसके बाद हमने देखा था 3 तरह के बजट हो सकते हैं, एक तो बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। बैलेंस का मतलब है जहाँ पे एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू या फिर रसीट, सॉरी रेवेन्यू बोल, हाँ वही रसीट आप बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रसीट। सरप्लस का है जहाँ पे रसीट एक्सीड दी एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, खर्चे कम है, इनकम ज़्यादा है, तो उसको सरप्लस बजट, और अगर उल्टा है तो डेफिसिट बजट, घाटा वाला बजट। ऐसे ही यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट है, जैसे वहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट था, वैसे यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट है। कैसे? अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो उसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोलेंगे। मतलब इसका साफ साफ ये होता है कि हमारे जो इंपोर्ट हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं। हम कम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, और कम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अब कम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास फॉरेन करेंसी कम होगी। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे पास फॉरेन करेंसी कम आएगी ट्रेड से। वो बात अलग है कि हमारे पास रेमिटेंस से बहुत ढेर सारा फॉरेन करेंसी आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, ट्विन डेफिसिट क्या होता है? जब किसी कंट्री में फिजिकल डेफिसिट भी होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी होता है, तो इसको ट्विन डेफिसिट, दोहरा घाटा बोलते हैं। फिजिकल डेफिसिट हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या होता है फिजिकल डेफिसिट, जिसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं। तो ये होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि पूरे खर्चे, माइनस टोटल रेसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ये चीज़ तो आपको याद है ना, बोरोइंग हटा दीजिए, या फिर इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस डब्बे में ब्रैकेट में रेवेन्यू रेसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिखने के अलग अलग तरीके हैं बस। ठीक है ना, व्हाट इज दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस? तो भुगतान संतुलन का जो क्राइसिस है वो हमें देखना पड़ा था, झेलना पड़ा था 1991 में, 1991 में। अब 1991 में हुआ क्या? ऑटोमेटिक रूट को थोड़ा और बता दीजिए। ऑटोमेटिक रूट का मतलब हेमंत जी ये है कि जैसे कि कोई फॉरेन कोई मान लो कि कंपनी है, फिर कोई भी है, इन्वेस्ट करने आया, तो वो 100% डिफेंस में आके नहीं मार सकता है। क्यों नहीं? क्यों गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये बोल रखा है कि आप 100% आके सीधा नहीं आ सकते, आपको 74% तो कर सकते हो, लेकिन बाकी तुम्हें गवर्नमेंट अप्रूवल लेना होगा। फॉर एग्जांपल चाइना की कोई कंपनी आई, उसने इंडिया के डिफेंस को तहस नहस करने के लिए कुछ यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाई कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करो। अब जब आप 74% इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है, या फिर आप 100% जब इन्वेस्ट कर दोगे, पूरा 100%, तो पूरा कंट्रोल आपने एक तरह से दूसरी कंट्री को दे दिया।
क्योंकि हमने देखा है कि ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप डिसीजन मेकिंग में भी आप कंपनी के पार्टिसिपेट कर पाओगे, है ना, सारी चीज़ें क्या होना है क्या नहीं होना उस पर भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि डिफेंस में थोड़ा बचा के रखा है कि जो हमारे स्ट्रैटेजिक सेक्टर हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं नेशनल सिक्योरिटी पर्पज से, तो पूरा ही हम विदेशियों के हाथ में ना दे दें। और रखा क्यों है? क्योंकि ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो ग्रो कैसे करेगा हमारा सेक्टर? और ये ऐसी हालत हो जाएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो 1991 में हुआ था, क्यों हुआ था ये? क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं बची थी कि हम कुछ इंपोर्ट भी कर पाएँ। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि हम बहुत ही बच बच के चल रहे थे। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे थे, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट पे बढ़ावा नहीं दे रहे थे। तो इसलिए जब ये क्राइसिस हुआ तो हम गए किसके पास? आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, और उसने हमें बेल आउट किया। बेल आउट का मतलब है पैसा दिया, लोन दिया, और कुछ शर्तों पे दिया कि आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना होगा, प्राइवेटाइज करना होगा और ग्लोबलाइज करना होगा। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर आप अपनी इकोनॉमी में लगे हुए रिस्ट्रिक्शंस को कम करते हो। यू ईज द रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। यू ईज द रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अगर आप इतना सारा हमने क्यों कर रखा था ऐसा? क्योंकि हम डरे हुए थे ना। अंग्रेजों की एक कंपनी आई थी, एक कंपनी आई 200 साल तक रूल करके चले गए, तो हम काफ़ी डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तो हम इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले नहीं रहे थे। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले नहीं रहे थे तो फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी? फॉरेन करेंसी नहीं आएगी तो फिर इंपोर्ट वगैरह कैसे करेंगे चीज़ों को? क्योंकि हम आज भी रियलिटी की उतना सामान प्रोड्यूस नहीं करते हैं कि हम एक्सपोर्ट करके उतना फॉरेन करेंसी को अर्न कर लें। हम रेमिटेंस और इन सब के भरोसे रहते हैं। ठीक है। तो ये लिबरलाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन किया गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था? लाइसेंस राज चल रहा था एक तरह से। ठीक है। ये कल पढ़ेंगे लाइसेंस। कल हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें कि हम 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे, प्लस जो हमारे IPR एंड दैट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, उसके बारे में देखेंगे। तो लाइसेंस राज चल रहा था, यानी कि अगर किसी को कंपनी खड़ी करनी, कंपनी सेटअप करनी है, तो ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, इतना भयंकर डॉक्यूमेंटेशन, और आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस राज चल रहा था, और लाइसेंस लेने में करप्शन चलता था, घूस चलती थी। तो उसको हटाया गया, प्राइवेटाइजेशन को खत्म किया गया, लाइसेंस राज को खत्म किया गया। आपने सुना भी होगा, अभी PM मोदी ने एक स्पीच दी थी मोशन ऑफ थैंक्स के दौरान, तो उसमें उन्होंने लाइसेंस राज को भी कोट किया था जब वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में बता रहे थे। ठीक है, क्लियर। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर आप अपनी कंट्री को, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बाकी कंट्री की इकोनॉमी से इंटीग्रेट करते हैं, वो होता है ग्लोबलाइजेशन। जब हम बोलते हैं कि अगर आज एक कंट्री, जैसे रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है, तो इसका इंपैक्ट बाकी कंट्रीज में क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, यानी सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये है इंटरकनेक्शन बिटवीन द इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो ये है आपका ग्लोबलाइजेशन। तो ये रिफॉर्म्स लाए गए थे 1991 के टाइम पे। PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, और मनमोहन सिंह जी उस समय के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक, हमारे फॉरेक्स रिजर्व यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारा खाली हो चुका था। अब फॉरेक्स रिजर्व किसी कंट्री के, IMF के पास जो होते हैं फॉरेक्स, IMF तो नहीं, अब फॉरेक्स रिजर्व जो किसी कंट्री के है वो 4 चीज़ों से मिलके बने होते हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं, ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है सर, कल भी क्लास लोगे, बिल्कुल हार्दिक पांडे जी, कल भी क्लास होगी, क्योंकि मंडे को क्लास नहीं हुई थी इसलिए, और हम ख़त्म कर देंगे इसी वीक में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, कि हम अगले वीक से अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकेंगे, एंड दैट वुड बी हमारा स्टैटिक GK। उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फॉरेक्स रिजर्व की अगर बात करेंगे तो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है: फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड रिजर्व, SDR एंड RTP। नाउ व्हाट इज दिस फॉरेन करेंसी एसेट्स? तो जब हम बेचते हैं सामान को, तो कुवैत को बेचा तो वो कुवैती दिनार देगा अपने को, सऊदी को बेचा तो रियाल देगा, अर्जेंटीना को बेचा तो अर्जेंटीना पीसो देगा, है ना, जापान को देंगे तो येन देगा, चाइना को दिया तो युआन देगा, US को बेचा तो US डॉलर मिलेगा, कनाडा को तो कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया को तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ऐसे ही सारी कंट्रीज़ का जो करेंसी है, ठीक है,
समझ तो आ गया ना। सारी कंट्रीज़ के जो करेंसीज़ हैं जब एक्सपोर्ट कर करके जो हमारे पास इकट्ठा हो जाते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट से आया है हमारे पास, तो आप ऐसे समझ लो जितने भी फॉरेन करेंसीज़ हमने गेन करी हैं, अर्न करी हैं, चाहे वो बेच बेच के एक्सपोर्ट करके या इन्वेस्टमेंट से हमें मिली है, वो सारा कुछ जो इकट्ठा होगा वो फॉरेन करेंसी एसेट कहलाएगा। गोल्ड रिजर्व का मतलब क्या है कि हमारे पास कितना सोना है ना। इस सोने को हम इंडिया में भी रखते हैं और बाहर भी रखते हैं। बाहर क्यों रखते हैं? जैसे यूके जैसी कंट्रीज़, आपने पिछली बार न्यूज़ सुना होगा, ठीक है, पिछले साल, कि यूके से हम, ठीक है, यूके से हम काफ़ी सारा जो गोल्ड है, ठीक है, जो गोल्ड है वो वहाँ से लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो गोल्ड लेके आ रहे हैं। ये आपने सुना होगा 100-200 टन गोल्ड जो है हम लंदन से वापस लेके आए इंडिया में। वहाँ पे क्यों रखा था? सेफ़ है इसलिए, इंडिया में सेफ़ नहीं है इसलिए। अब लेके क्यों आ रहे हैं? अब हमें लग रहा है वहाँ सेफ़ नहीं है, कल को मान लो वॉर हो गया तो हम सीज़ कर देंगे। तो जैसे अब रशिया यूक्रेन का हुआ था, रशिया यूक्रेन का हुआ तो रशिया का जो पड़ा हुआ था ना यूरोपियन कंट्रीज़ में गोल्ड, उन्होंने सीज़ कर दिया, ठीक है, और वो है रशिया का। तो ऐसे ही मान लो कल को इंडिया के साथ भी तो कोई कर सकता है, यूके कर सकता है, तो इसलिए उसको वापस लाना इंडिया में ज़्यादा सेफ है। तो हम 102 टन गोल्ड रिजर्व्स लेके आए थे वहाँ से। एसडीआर क्या होता है? ठीक है, तो एसडीआर होता है, ये 5 करेंसीज हैं। डॉलर, यूएस का डॉलर, यूरो जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, येन जो जापान की है, युआन जो चाइना की है, और पौंड, ठीक है। तो पौंड, ठीक है, तो इन पांचों करेंसी से, यूएस डॉलर, यूरो, येन, युआन और पौंड, ठीक है, इन पांचों करेंसीज का एक तरह से वेटेड एवरेज होता है एसडीआर। क्या ये एक करेंसी होती है? मतलब देखो ये करेंसी तो नहीं है, ये आप जब आईएमएफ पे लोन लेने जाते हो ना, तो आपको इन टर्म्स में पे किया जाता है, इन करेंसीज में पे किया जाता है। इन 5 करेंसीज का एक वेटेड एवरेज होता है, तो उसको बोलते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है, जब आप आईएमएफ के पास जाते हो तो। और आईएमएफ के पास आपको एक कोटा रखना पड़ता है, रिक्वायर्ड कोटा होता है, उसको बोलते हैं रिजर्व ट्राइंग पोजीशन। रिक्वायर्ड कोटे का मतलब होता है कि आपको इतना पैसा हमारे पास रखना है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बेल आउट करेंगे। और जितना ज़्यादा तुम पैसा रखोगे हमारे पास, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे पास वोटिंग पावर होगी, यानी हायर द कोटा, हायर द वोटिंग पावर इन द आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब बात ये आती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता क्या है, लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा लोन किसने ले रखा है आईएमएफ से? तो अभी इफ़ डेटा हैज़ नॉट चेंज्ड, अर्जेंटीना फर्स्ट नंबर पे, इजिप्ट सेकंड, थर्ड यूक्रेन, फोर्थ नंबर पे अपना प्यारा पाकिस्तान, ठीक है। आईएमएफ की अगर बात करेंगे तो आईएमएफ की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1944 में। 1940 में ब्रेटन वुड्स नाम की जगह यूएस में, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होती, 40 देशों के 730 डेलीगेट, 730 लोग आते हैं और वो बनाते हैं 2 इंस्टीट्यूशंस को। क्यों आते हैं? क्योंकि 1929-30 में यूएस में हुआ था एक आपका क्राइसिस हुआ था, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, आपको पता है, ठीक है, 1929 में और 30 में रेसेशन झेलना पड़ा था, ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या था, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, नॉट रेसेशन, बिकॉज हमें पता है कि रेसेशन से भी बड़ा वाला, मतलब बड़े लेवल पे भी होता है वो, क्या उसको बोलते हैं, डिप्रेशन, ठीक है। तो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ को इफेक्ट हुआ। इंडिया को तो नहीं हुआ था उतना, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ को इफेक्ट हुआ। तो इसी के चलते 44 कंट्रीज़ के यहाँ पर 730 डेलीगेट बैठे इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने इस तरह के एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की मांग रखी जो इमरजेंसी के टाइम पे हेल्प कर सके और जो ट्रेड को रेगुलेट करे, ठीक है। तो ये 2 इंस्टीट्यूशंस बन के निकले, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। यहीं पे एक और बना था जिसको हम बोलते हैं आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, लेकिन ये चल नहीं पाया। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो ये है आईबीआरडी, जो ये फेल हो गया, यानी कि ये आगे चल नहीं पाया, ठीक है। बाद में इसी का ही रूप लिया किसने? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये 2 बनते हैं 1944 के ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से। दोनों का ही हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है, और दोनों को हम ट्विन या फिर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ बने थे इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से, नहीं तो फिर समराइज़ करते हैं सारी चीज़ों को, बिकॉज ख़त्म है आपका लेक्चर। और एक चीज़ जो आप में से एक आई थिंक पूछते थे भाई साहब रोज, लीकेज इंजेक्शन, तो वो देख लेंगे, और एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ये लेक्चर्स बैच में अपलोड होते हैं परमार एकेडमी ऐप के अंदर, जो GK 3.0 बैच है वो,
आईफोन का लिंक देते हैं, अभी लास्ट में देंगे, ठीक है, क्लास ख़त्म हो जाने तो फिर, ठीक है। क्लास कहाँ गई भी, चलो क्लियर है, ओके, ठीक है। तो सीरियस स्ट्रैटेजी बता दीजिए। बीपीसी रिपीट, आईबीआरडी क्या, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो बनाया गया था ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन कंट्रीज़ इसका मेंबर बने नहीं, ठीक है, तो इसलिए फेल कर गया। यूएस ने पहले पार्ट बना, लेकिन फिर यूएसए ही बाहर निकल गया इससे, तो इसलिए वो ज़्यादा चला नहीं। अनुज कुमार सर, बाओ प्लान कितने बाओ में प्रकाशित क्या लिखना चाह रहे हो भाई अनुज जी? स्टैगफ्लेशन हो चुका है, ठीक है, स्टैगफ्लेशन हो चुका है पहले ही। एक बार फिजिकल एंड रेवेन्यू रिसीट बता दीजिए सर, एक बार फिजिकल रिसीट क्या होता है भाई? ये फिजिकल रिसीट का डेफिसिट पूछना चाह रहे होगे ना? वो पहले हो चुका है सर, फिज़िक्स करवा दो सर पहले। भाई ऐसा मत बोलो, फिज़िक्स करवाने गया तो मैं स्टैटिक की डिमांड आएगी, स्टैटिक करवा दो पहले, ठीक है, तो हो जाएगा, फिज़िक्स भी हो जाएगा, उसके बाद फिज़िक्स ही करने वाले हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है भुगतान संतुलन, जो एक कंट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के आंकड़ों में। एक साइड होता है करेंट अकाउंट, एक साइड होता है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में आता है ट्रेड जो हम करते हैं, ट्रेड किस में करते हैं? गुड्स जो सेल करते हैं, विजिबल जिनको बोलते हैं, और सर्विसेज, गुड खरीदते बेचते हैं सामान, और सर्विसेज यानी सेवाएं जो खरीदते बेचते हैं वो आता है करंट अकाउंट में। और जो ट्रांसफ़र पेमेंट होती है किसी तरह की, रेमिटेंस हो गया, ग्रांट हो गया, याद करो जैसे कि हम जब देख रहे थे तो हम ये देख रहे थे, बजट देख रहे थे तो लोन ले रहे थे, लोन दे रहे थे, वो कैपिटल अकाउंट में जा रहा था, लेकिन ग्रांट वो रेवेन्यू में आ रहा था। वैसे ये ट्रांसफ़र पेमेंट, ग्रांट ट्रांसफ़र पेमेंट ही तो होता है एक तरह का। तो ट्रांसफ़र पेमेंट यहाँ आ रहा है, लेकिन जो अगर हम कोई बोरोइंग वगैरह करते हैं, वो सारा कुछ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, वो कैपिटल में जाता है, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट जाती है। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एफडीआई, एफपीआई। एफडीआई स्टेबल तरह की होती है, एफपीआई स्टेबल नहीं होती है, ये हॉट मनी होती है, जा तुरंत डाला निकाला ये सब खेला होता है यहाँ पे। करेंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ट्विन डेफिसिट वहाँ पर होता है जहाँ पे करेंट अकाउंट डेफिसिट भी है और फिजिकल डेफिसिट भी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस उन देश में 1991 में हुई थी। हमारे फॉरेक्स रिजर्व ख़त्म हो गए थे, हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी, तो इसलिए हम आईएमएफ के पास गए पहली, ठीक है, पहली बार, और अभी तक मतलब अभी तक तो वो एकमात्र बार ही है, भगवान करे आगे जाना भी ना पड़े, ठीक है। तो आईएमएफ ने बेल आउट किया, हमें लोन दिया, और लोन देने के साथ साथ उसने कुछ यहाँ पर शर्तें रखी कि आपकी अपनी इकोनॉमी को आपको लिबरलाइज़ करना होगा, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज। लिबरलाइज़ का मतलब है खोलो अपनी इकोनॉमी को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लो, प्राइवेटाइज करो, यानी कि प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको भी खेलने का मौका दो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करो बाकी इकोनॉमीज़ के साथ। फॉरेक्स रिजर्व किसी कंट्री के 4 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। कितने फॉरेन करेंसी एसेट हैं, एफसीए बोलते हैं इसको, कितने गोल्ड रिजर्व्स हैं, कितने एसडीआर हैं। एसडीआर को ही पेपर गोल्ड के नाम से जानते हैं, ये एक्चुअल गोल्ड नहीं है, पेपर गोल्ड इसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये पेपर गोल्ड है। और आरटीपी, रिजर्व ट्रैंक पोजीशन, यानी कि कितना कोटा आपको मेंटेन करना है आईएमएफ में, सो दैट जितना ज़्यादा कोटा होगा उतना वोटिंग पावर ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा आपको लोन मिलेगा अगर आपको आगे लोन लेना है तो। वो होता है आरटीपी, कितना आपने पोजीशन, क्या पोजीशन मेंटेन करके रखी, कितना आपने डिपॉजिट करवा रखा है आईएमएफ के पास, ठीक है। टॉप बोरोवर्स ये आईएमएफ का, शायद ही क्वेश्चन पूछे इससे। हेडक्वार्टर कहाँ है आईएमएफ का? ये वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक का भी यहीं पे है, और इनको बनाया गया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से, जो 1944 में हुई थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर 40 देशों के लोग मिले थे, और इनको ट्विन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अभी नॉस्त्रो वॉस्त्रो क्या होता है? तो नॉस्त्रो का मतलब होता है आर अकाउंट और मनी इन योर बैंक, और इसका मतलब होता है योर अकाउंट और मनी इन आर बैंक। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ की कोई बैंक है एसबीआई, वो रशिया की किसी बैंक में जाके, ठीक है, कुछ पैसे डिपॉजिट कर दे, मान लो उसने 6,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए रशिया के बैंक में जाके, तो ये क्या है? नॉस्त्रो अकाउंट है। नॉस्त्रो मतलब हमारा अकाउंट तुम्हारी बैंक में, और वॉस्त्रो है तुम्हारा अकाउंट हमारी बैंक में। वॉस्त्रो का मतलब है रशिया वाले आए यहाँ पर एसबीआई में 6,000 रुपये जमा कर दें, ठीक है, तो रशिया का जो एसबीआई में अकाउंट खाता है उसको वॉस्त्रो बोलेंगे। नॉस्त्रो मतलब हमारा तुम्हारे में, और वॉस्त्रो मतलब तुम्हारा हमारे में, क्या? अकाउंट, ठीक है।
फेरा फेमा क्या होता है? तो फेरा होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या है फेरा ये? तो गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने बताया, 1991 से पहले बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन लगा रखे थे कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे, इतना ज़्यादा फॉरेन करेंसी होती नहीं थी कि हम चीज़ों को इंपोर्ट कर सकें, सब कुछ कर सकें। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशंस लगा रखे थे कि आपके पास अगर फॉरेन करेंसी है इतने से ज़्यादा, तो आपको हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर धरे हुए पाए गए फॉरेन करेंसी इतना, तो वो अपने आप में एक क्राइम है, अपने आप में एक जुर्म है। तो गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेगुलेट कर रही थी फॉरेन एक्सचेंज को। क्यों कर रही थी? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी ना हमारे पास, इसलिए तो हम कुछ इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं से भी अगर आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हो तो तुरंत गवर्नमेंट में उसको डिपॉजिट कराओ, ये सब था। और जब 1991 में क्राइसिस हुआ तो उसके बाद हम थोड़ा सुधर गए और हमने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लेके आए। हम अब रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं। याद करो, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए। देन बाद में वो चार्टर एक्ट हो गया था। तो वैसे ही समझ सकते हो। ये फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये कब आया? 1999 में। तो आपसे या तो फुल फॉर्म पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है कि कब आया था। तो फेरा 1973 में और फेमा 1999 में। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें, और तो कभी ज़्यादा क्वेश्चन बना नहीं इस पर। अब आते हैं द फाइनल एंड द लास्ट थिंग में। ये चीज़ है डेप्रीसिएशन, एप्रीसिएशन, डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूँगा, ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? तो क्या होता है डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन? पहले थोड़ा पानी पी लिया जाए, है ना। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्य घट जाना। एप्रीसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की मूल्य बढ़ जाना। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब बताना, ठीक है, अभी $1 आज से 10 साल पहले 60 रुपये का होता था। $1 में 60 रुपये आता था। अब $1 में 80 रुपये आ जाता है या 85 आ जाता है। क्या हुआ ये? यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ? डेप्रीसिएशन या एप्रीसिएशन? हमारी करेंसी का क्या हुआ? डेप्रीसिएशन एप्रीसिएशन? बताओ जल्दी से। $1 जो 60 रुपये, $1 जो 60 रुपये के बराबर था आज 10 साल पहले, आज वो 85 रुपये के बराबर है। डेप्रीसिएशन हुआ एप्रीसिएशन हुआ? डेप्रीसिएशन हुआ, बिल्कुल सही है। क्यों डेप्रीसिएशन हुआ? क्योंकि $1 में पहले 60 रुपये आ जाते थे, अब 85 रुपये आ जाते हैं। कीमत घट चुकी है क्योंकि ज़्यादा अवेलेबल है। जो जितना जल्दी रेडली अवेलेबल होता है उसका कीमत उतना ही, उसका वैल्यू उतना ही गिरता है। ये तो बात समझते हो। जनरल से भी आप वो कर सकते हो। अगर मान लो उसने भेजा हाय, ठीक है, और तुमने एकदम, तुमसे रहा नहीं गया, हाय हेलो तो तुमने सब कर डाला, तुम्हारा उतना ज़्यादा, तुम बड़े जल्द, ठीक है, तुम बड़ी जल्दी अवेलेबल हो, तो तुम्हारा उतना वैल्यू नहीं रहेगा। उसने भेजा हाय, तुम रुको 1 दिन 2 दिन और फिर भेजो तुम, ठीक है। तो इससे ये पता चलेगा कि तुम जो है कम अवेलेबल हो, यानी कि तुम्हारी कीमत है कुछ, तो यानी तुम अब अप्रिशिएट कर गए हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हुआ है डिप्रिसिएशन, क्योंकि $1 के लिए पहले 60 रुपये अवेलेबल थे, अब $1 के लिए 85 रुपये अवेलेबल हैं। समझ में आई बात? तो यानी डिप्रिसिएशन हुआ यहाँ पे। किसका? डोमेस्टिक करेंसी का, हमारी करेंसी का। लेकिन अगर डॉलर की बात करें तो वो अप्रिशिएट कर गई है, क्योंकि यानी वो देख रहे हो पावरफुल हो गया। यानी $1 में ज़्यादा पावर है। $1 में अब पहले तो 60 रुपये खरीदने की पावर थी, लेकिन अब 85 रुपये की पावर आ गई है। ठीक, क्लियर थी बात? इतनी बात क्लियर है आपको? तो अब मुझे बताइए, ठीक है, बिना देखे हुए ऊपर नीचे, कि किस केस में एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा? जो निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको किस केस में ज़्यादा लाभ होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है? आई कैन फील सर। ओके ओके ओके। जीके के साथ अन्य ज्ञान देते हुए, बिल्कुल। तुम लोग कभी फीस मांगी मैंने इस अन्य ज्ञान की तुमसे कभी? कि बेटा ये अन्य ज्ञान देता हूँ, इसकी फ़ीस लगे? नहीं लगी। लेकिन तुम कभी इस बात को अप्रिशिएट नहीं करोगे। खैर कोई नहीं, हम करेंसी को अप्रिशिएट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन के केस में
बेटा लिखा हुआ ऊपर, इसीलिए हम बोले बिना ऊपर नीचे देखे हुए हैं। चलो भाई, तो एक्सपोर्टर को फ़ायदा होगा, क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं $1 की सर्विस बाहर दे रहा था आज से 10 साल पहले, ठीक है, अब समझ लो कि जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था मैंने, तो 2017 में स्टार्ट किया था, 2017 में, या आई थिंक काफ़ी कम लोगों को पता होगा, ठीक है। और जो मैंने पहली इनकम अर्न करी थी अपनी, वो थी 2018 में फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग ऑफ 2018 में, मतलब 2017 में आई थिंक शुरू किया था, बहुत ही अर्ली स्टार्टिंग या फिर एकदम लेट 2017 में पहले ही अर्निंग करी थी। तो $100 जब आपको मिलता है तब आपको जाके कहीं पे आप पे आउट ले सकते हैं $100 के बाद। तो उस समय जो मुझे खाते में आया था, जितना मुझे याद है, कुछ 7,000 के कुछ आया था समथिंग। लेकिन आज वहीं पे अगर आप $100 अर्न करेंगे तो कितना आएगा आपके खाते में? आज आपके खाते में आएगा 8,500, अगर 85 रुपये कुछ इसी के हिसाब से है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 8500 रुपये आ रहे हैं, 8,500 रुपये आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। जबकि मिला $100 तब भी था, आज भी है, क्यों? क्योंकि डिप्रिशिएट कर गई करेंसी। तो एक्सपोर्टर को बेनिफिट हो रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम डॉलर मंगा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम $1 की मान लो सर्विसेज दे रहे हैं, गुड सेल कर रहे हैं, तो पहले कम फायदा तो अब ज़्यादा। तो एक्सपोर्टर विल बेनिफिट इन केस ऑफ डिप्रिसिएशन। काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, चाइना जैसी, वो क्या करती हैं, वो जानबूझ के अपनी करेंसी को पेग कर देती हैं, पेग्ड करेंसी रेट उसको बोलते हैं, मतलब जहाँ पर वो फिक्स कर देती हैं, वो तो फिक्स हो गया, ठीक है, वो तो फिक्स हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट जहाँ पर फिक्स कर दिया। लेकिन कई सारी कंट्रीज चाइना जैसी उसको ऊपर नीचे करती हैं, ठीक है। क्यों करती हैं? जैसे कि अगर चाइना को लगा कि उसको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है तो वो अपनी करेंसी को डेप्रीशिएट कर देगा, सो दैट उसके एक्सपोर्टर को फ़ायदा हो जाए। इंपोर्ट ज़्यादा करना है तो उसको अप्रिशिएट कर देगा। तो ये चाइना जैसी कंट्रीज ये सब करती रहती हैं, जिसको हम डीवैल्यूएशन। अगर कोई कंट्री की गवर्नमेंट जानबूझकर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए वहाँ की करेंसी को डेप्रीशिएट करवा रही है, डीवैल्यूएशन, एप्रिशिएट करवा रही है, रीवैल्यूएशन, लेकिन अगर अपने आप हो रहा है वो, ठीक है, तो अगर अपने आप हो रहा है यानी कि मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है, तो वो डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन नॉर्मल कहलाएगा, और इसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलेंगे। अपने फ्लोटिंग में फ्लोट करना है, अपने तरफ अपने हिसाब से फ्लोट कर रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस दिखा के उसको ऊपर नीचे कर रही है तो उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ऊपर नीचे कर रहा है और एक पे ही फिक्स कर दिया तो उसको पेग्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं। समझ आई बात है? अच्छा लगा? आपको भी अच्छा लगा तो थोड़ा सा ठोक दीजिए टेबल पे, ठीक है। लॉरेंस कर्व हम देख चुके हैं, फिलिप्स कर्व देख चुके हैं, लैफर कर्व देख चुके हैं, गिनी कोएफिशिएंट देख चुके हैं, एंजल कर्व क्या होता है, इनकम एंड प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड, हटा दो इसको, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया कि डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन क्या है? अगर जानबूझ के तो डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन हो जाएगा वही, ठीक है। फ्लोटिंग मतलब मार्केट फोर्सेस की वजह से अगर डॉलर और जो रुपी है, फिर किसी भी करेंसी, किसी भी कंट्री का जो डोमेस्टिक करेंसी है, वो एक्सचेंज रेट चल रहा है मार्केट फोर्सेस की वजह से, तो वो फ्लोटिंग होगा। और अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेरेंस कर रही है तो वो आपका फिक्स एक्सचेंज रेट होगा, सिंपल। इज दैट क्लियर और नॉट? If it is clear, then let us move on to the marginal propensity to consume, our last topic, today's last topic। और हाँ, इंजेक्शन और लीकेज भी करवा देंगे, 2 मिनट का है वो तो मुश्किल से, ठीक है। अब ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इसको शॉर्ट में हम MPC लिखते हैं। तो ये कुछ नहीं, कितना इनकम में चेंज हुआ आपका और उसके अवज में आपने कितना अपने कंजम्पशन में चेंज किया, ख़त्म। मान लो मेरी इनकम में चेंज हुआ, मैं पहले महीने के 20,000 कमाता था और खर्चा करता था, मैं पहले महीने के 20,000 कमाता था और खर्चा करता था 5,000, ठीक, बाकी सब सेव कर लेता था, ठीक है। और अब मेरी महीने की इनकम हो गई 30,000 और मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, 6,000, यानी कि चेंज कितना आया, 10,000 का। और मेरी कंजम्पशन में कितने का चेंज आया, 1,000 का। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये कितना हुआ, 0.1 परसेंटेज में अगर निकालूंगा तो कितना आएगा, 10%। लेकिन अगर परसेंटेज के टर्म्स में नहीं निकालते हैं, वैसे ही हम निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। तो 0.1 का चेंज आया। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चली? इससे हमें पहली बात तो पता चली कि MPC की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकती है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में हो सकती है। एंड MPC को हम C से डिनोट करते हैं, छोटा छोटा C से। अब तुम मुझे बताओ, कौन बताएगा? तुम और कोई नहीं, ठीक है।
कि अगर कोई कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है, तो किसी का कंजम्पशन मैं दो तरह से दिखा सकता हूँ। अगर मान लो कि मैं तुमसे बोलूँ बेटा तुम कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हो, तुम कुछ खर्चा करते हो, तो तुम बोलोगे हाँ सर करते हैं कभी कभी, जैसे कपड़े खरीद लिए, ठीक है, या फिर कुछ खाने को खरीद लिया, कभी जाके मोमोज़ खा लिए, या फिर कभी उसका रिचार्ज करवा दिया, उसके लिए कुछ दिलवा दिया, मतलब उसके लिए मतलब अपने फ्रेंड को। तो और फिर मैं तुमसे पूछ लूँ पलट के कमाते हो, तुम बोलोगे नहीं सर कमाते तो नहीं है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि खर्चा करने के लिए कमाना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा खर्चा जो इनकम इंडिपेंडेंट होता है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। क्या समझे? ठीक है, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसको, वो खर्चा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। तो ऐसा खर्चा जो आपका इनकम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो वो एक अलग एक पार्ट है जिसको मैं कैसे भी डिनोट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वाई से डिनोट कर दूँ, ठीक है, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो, ए से डिनोट कर दो उसको, ठीक है। एंड वो पार्ट ऑफ आपका इनकम एक्सपेंडिचर जो इनकम पे डिपेंडेंट है, वही तो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। चेंज कितना हुआ इनकम में और उसके अवज में कितना एक्सपेंडिचर में चेंज किया, यानी कि ये इनकम डिपेंडेंट एक्सपेंडिचर है कि नहीं? समझ आई कि नहीं बात? तो अगर मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लिख दूं, ये कैपिटल सी है, ये छोटा छोटा सी है ये, ठीक है। तो अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, क्या इसको मैं इस तरह से लिख दूं 100 प्लस 0.84, इसका मतलब है कि 100 रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ, किस पे मैं खर्च कर रहा हूँ, ये मेरा खर्चा इनकम इंडिपेंडेंट है, मेरी इनकम नहीं होगी ना तो भी मैं खर्च करूँगा। हो सकता है मैं खरीदारी, मैं मेरी पुरानी सेविंग हो सकती हैं, मैं किसी से लोन ले सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ, भाई जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ना, कपड़े ढकना तो पड़ेगा शरीर को, तो कुछ एक्सपेंडिचर करूँगा ही मैं। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। अब 0.84 की अगर मैं बात करूँ, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि मेरा चेंज कितना हुआ है। फिर 0.84 जितना भी आपको मानना हो, इसका मतलब ये है कि इसकी जो कैलकुलेशन आई है वो 0.84 के बराबर आई है। सिंपल, जैसे ये 0.1 आया था ना, तो ये 0.84 आई होगी इसकी कैलकुलेशन, ख़त्म। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ सी, तो मैं सेव कितना कर रहा हूँगा, सेव कितना कर रहा हूँगा 1 माइनस सी, क्योंकि मेरी इनकम मतलब मेरी जो आप ये समझ लो जितना मेरे पास पैसा है वो 100% है। 100% मतलब 1। अगर मैं खर्चा कर देता हूँ सी तो मेरे पास बचेगा कितना, इतना 1 माइनस सी। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। तो अगर कभी इस तरह से पूछ ले कि व्हाट वुड बी दी फॉर्मूला फॉर एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना होगा मल्टीप्लायर, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को सी से डिनोट करें तो ये होगा 1/1 माइनस सी, क्योंकि जितना आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे उतना ही कम सेव करेंगे। 1 माइनस सी क्या है, सेविंग। नहीं, जितना कम सेव करेंगे उतना ज़्यादा खर्चा करेंगे, जितना कम खर्चा करेंगे उतना ज़्यादा सेव करेंगे, नहीं दोनों में इन्वर्स का रिलेशन होगा। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन सीधा उठ के आया है, इससे भी और इससे भी। क्वेश्चन पता नहीं रखा है आज की क्लास में उन्होंने कि नहीं रखा है, ठीक है, लेकिन देखता हूँ मैं, ठीक है। तो नहीं होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्लियर यहाँ तक सभी को? किसी कोई डाउट तो नहीं है? अब जो ये इंजेक्शन और लीकेज रोज़ रोज़ पूछते रहते थे, ठीक है, नहीं होगा तो मैं नोट्स में ऐड करवा दूंगा। भाई इंजेक्शन लीकेज का मतलब क्या है, क्या है इंजेक्शन लीकेज का मतलब? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। तो भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को मैंने एक मॉडल बताया था। क्या बताया था मैंने? कि भाई मॉडल है ये हाउस होल्ड है, ये आपका फर्म है, ठीक है। हाउस होल्ड क्या करते हैं, हाउस होल्ड अपना का यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? या तो ज़मीन दिया होगा अपना, ठीक है, लैंड दिया होगा आपका, कैपिटल, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, कैपिटल, लेबर, है ना। उसके एवज में कैपिटल यानी पूंजी ली थी इसने, एंटरप्रेन्योर ने, तो उसको इंटरेस्ट रेट भरेगा, ठीक है, ब्याज भरेगा उसका। लैंड लिया था तो उसका रेंट भरेगा। लेबर लिया था तो उसका उनको वेजेस देगा। ये क्या होते हैं? ये होते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट था ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये फैक्टर पेमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं।
ये फैक्टर पेमेंट होते हैं। तो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या था कि कोई लीकेज नहीं हो रहा था। मैंने आपको बोला था ना तो यहाँ पर कोई सेव कर रहा है, ना तो गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई रोल है। यही तो पढ़ा था कि अगर मान लो कि लोग ज़्यादा डिमांड कर दें, लोग अगर ज़्यादा डिमांड कर देंगे तो एट दी एंड उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ये फर्म ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, फर्म को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो, और ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए लोगों से ज़्यादा काम करवाना पड़ेगा, तो ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। तो यानी कि कुछ कहीं पे भी आप इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरे साइड में अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो क्यों ऐसा था? लेकिन एक्चुअल में अगर मैं हूँ मान लो, ठीक है, अब मैं आप हो, ठीक है, या आपके घर मान लो कि पापा काम करते हैं, तो अगर वो मान लो ज़्यादा खर्च करने लगो आप, तो क्या उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि ये हमने सिर्फ एक मॉडल माना था। मॉडल ही तो माना था जहाँ पे मैंने बताया था कोई सेव नहीं कर रहा है, कोई गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल नहीं है, तो वो चीज़ होती है। ठीक है, तो सेम गोज़ यहाँ पे भी, मतलब सेम गोज़ यहाँ पे मेरा सा मतलब ये है कि अगर मान लो कि लोग लीक करने लगेंगे, मतलब लोग सेव करने लगे, लोग क्या करने लगे, कोई चीज़ को इंपोर्ट करने लगे गवर्नमेंट, ये लीकेज होने लगा। इंजेक्शन मतलब एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, एक्स्ट्रा पैसा इंजेक्ट किया जा रहा है, डाला जा रहा है। अब एक्स्ट्रा पैसा कैसे डाला जा सकता है? एक्स्ट्रा पैसा कैसे डाला जा सकता है? तो एक्स्ट्रा पैसा डाला जा सकता है इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में गवर्नमेंट एक्स्ट्रा खर्च कर सकती है। ये सब तभी आपके मतलब लागू होंगे जब आपका आप एटलीस्ट ये मान के चलो कि एटलीस्ट 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हो। ठीक है, 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, जहाँ पर सिर्फ 2 सेक्टर है, वहाँ पे कोई लीकेज और कोई इंजेक्शन नहीं होता है। क्लियर थी चीज़? ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में, ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में नो लीकेज नो इंजेक्शन, नो लीकेज नो इंजेक्शन। ठीक है, ये आपका आएगा इंजेक्शन और लीकेज किस केस में? 3 सेक्टर और 4 सेक्टर में। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में। और अगर हम बात, या फिर चलो आप इस चीज़ को छोड़ ही दो। ठीक है, 2 सेक्टर बस आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, लीकेज क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है। ठीक है, नहीं तो हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी में ज़्यादा हमें डीप में ड्वेल करना होगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा डीप में है, लेकिन उतना आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं। बस इतना ध्यान रखना है कि इंजेक्शन क्या है, कि अगर कहीं से इस पूरे मॉडल में पैसा अंदर चला जाए तो इन्वेस्टमेंट या तो फॉरेन भी आ सकती है। ठीक है, ये अगर गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर दिया। लीकेज का मतलब है लोग डाल नहीं रहे हैं पैसा, एक्सपेंडिचर कर ही नहीं रहे, वो सेव करने लगे, या फिर हम कोई चीज़ इंपोर्ट करने लगे जिसके लेके हमारा जो पैसा है वो बाहर चला गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंजेक्शन और लीकेज। ठीक है, लीकेज और कैसे हो सकता है? लीकेज और कैसे हो सकता है? लीकेज हो सकता है अगर मान ले कि गवर्नमेंट टैक्स लगा दे, ऐसे भी तो हो सकता है। सेविंग, इंपोर्ट, टैक्स, और इंजेक्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ गए क्या होता है? कि आप कितना एक्सपेंडिचर में चेंज कर रहे हो, किसके एवज में? आपकी इनकम में कितना चेंज आया है। ठीक है, ये 0 से 1 के बीच में हो सकता है, इसको यूजुअली स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। अगर मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ सी, तो सेव कितना करूँगा? 1 माइनस सी। तो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये बन के निकल के आता है, ध्यान रखना ये चीज़। ये क्या चीज़ है? तो ये चीज़ ये दिखाता है कि जितना भी हम कंजम्पशन करते हैं उसका कुछ हिस्सा आपका डिपेंडेंट, इनकम इंडिपेंडेंट होता है, इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होता है। उसको हम इस तरह से लिखते हैं, पूरे कंजम्पशन को हम इस तरह से लिखते हैं, वो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो इनकम इंडिपेंडेंट है, और वो जो इनकम डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि इनकम डिपेंडेंट वाला MPC। क्लियर यहाँ तक सभी को? क्वेश्चन कर लिए जाएं? चलो भैया क्वेश्चन कर लो अब। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलो वो आपको लिंक दे देते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, नहीं तो यार उसमें आपका अपलोड हो जाएगा, क्या बोलते हैं, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको पिन कर दिया है। ठीक है, तो आईफोन यूज़र्स अब अपना ऐप स्टोर पे जाके ऐप ही डाउनलोड कर सकते हैं और बढ़िया बढ़िया क्लासेस का मज़ा उठा सकते हैं। ठीक है, चलो। $1 वैल्यू इक्वल टू 86.89 अपडेटेड है। ओके ओके, ठीक है, कोई नहीं, आपसे एग्ज़ाम में पूछने वाला नहीं है।
एन इंडियन बिजनेस पर्सन बाइज, या फिर पहले एसएससी के करोगे क्या? क्यों? एसएससी के कर लो पहले, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो भारत में गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम कौन सा नहीं है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उच्चतर शिक्षा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, या फिर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो शिक्षा वाला नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मेजर्स पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन लेवल। तो इनमें से कौन है जो पॉवर्टी मेजर करता है इनकम और कंजम्पशन लेवल पे? पॉवर्टी लिमिट, पॉवर्टी बार, पॉवर्टी बैंड, या फिर पॉवर्टी लाइन। तो इट इज़ पॉवर्टी लाइन, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, और जिसको रीर और नीर सीखना है तो वो रुक जाना भी, ठीक है, क्योंकि उससे एसएससी में क्वेश्चन नहीं पूछता है, उससे सीडीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछता है। तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा वो, ठीक है। ग्रेशम्स लॉ, ग्रेशम्स लॉ होता है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक मनी आ जाए, है ना, ब्लैक मनी अनअकाउंटेबल मनी होती है, ठीक है, तो उससे अगर ट्रांजैक्शन होने लगे तो उससे सही अंदाज़ा नहीं मिल पाता है इकोनॉमी का कि कितना पैसा घूम रहा है कितना नहीं घूम पा रहा है। तो वो चीज़ होता है ग्रेशम्स लॉ, ठीक है। इसको चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आई थिंक किसी ने पूछा ग्रेशम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, ऊपर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ग्रेशम्स लॉ, ग्रेशम्स लॉ होता है जो बोलता है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड, ठीक है, गुड मनी। जो करेंसी मार्केट होता है उसमें बैड मनी जो है गुड मनी को हटा देता है। तो